बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद गालिब नश्तर। आज हम लोग जमशेदपुर में डॉक्टर अख्तर आज़ाद के दौलत कदे पर हाज़िर हुए हैं और मकसद है उनका अदबी इंटरव्यू लेना। हम जानते हैं कि अभी डॉक्टर अख्तर आज़ाद का एक ताज़ा अफ़सानी मजमूआ खालिक़े कायनात का जवाब के नाम से 2023 में मतलब रवां साल एजुकेशन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से शाये हो चुका है। अख्तर आज़ाद का शुमार उर्दू के अहम फ़िक्शन निगारों में होता है। उन्होंने लिखने का आगाज़ यूँ तो 1985 के आसपास कर दिया था, लेकिन 2000 ईस्वी में उनका पहला अफ़सानवी मजमूआ शाये हुआ बाबिल का मीनार के नाम से। उसके बाद एक संपूर्ण इंसान की गाथा 2005, सुनामी को आने दो, खुदा से सवाल और अभी ताज़ा अफ़सानवी मजमूआ खालिक़े कायनात का जवाब। मजमूई तौर पर उनके 5 अफ़सानवी मजमूए इशाअत से हमकिनार हो चुके हैं। नावलों की बात करें तो उनके 2 नावल, पहला नावल लेमिनेटेड गर्ल जिसे खातिर ख्वाह पजीराई मिली और दूसरा नावल कोरोना के हवाले से लॉक 360, ये भी शाये हो चुके हैं। तनक़ीदी किताबों की बात करें तो ज़की अनवर के हवाले से, मंज़र काज़मी के हवाले से, गुरबचन सिंह के हवाले से, तनवीर अख्तर रुमानी के हवाले से उनकी अहम किताबें, तहक़ीक़ी किताबें शाये हो चुकी हैं। और इन मंदरजा बाला तमाम जो किताबें हैं उनका सबका ताल्लुक़ झारखंड के अदीबों से है। मंज़र काज़मी की बात करें, तनवीर अख्तर रुमानी की बात करें, गुरबचन सिंह की बात करें या ज़की अनवर की बात करें, तमाम लोगों ने अहम खिदमात अंजाम दी हैं उर्दू के हवाले से। एक अहम मुकाम है उन लोगों का फ़िक्शन निगारों में। लेकिन झारखंड के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर हम लोग ये बात जानते हैं कि गुरबचन सिंह हों या मंज़र काज़मी हों या ज़की अनवर हों या तनवीर अख्तर रुमानी हों, उन्हें हम बहैसियत अदीब और बहैसियत इंसान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी अदबी खिदमात को हम किसी भी तरह फरामोश नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इनकी मतलब अख्तर आज़ाद की ये किताबें काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। तनक़ीद निगार हैं, फ़िक्शन राइटर हैं। उसके अलावा कई नावल हैं जो मुंतज़िर इशाअत हैं, वो अनक़रीब इंशाअल्लाह शाये होंगी डस्टबिन के नाम से और दूसरे उन्वानात के नाम से। उनके नावल अभी ज़ेरे गौर हैं, ज़ेरे क़लम है, काम चल रहा है। उनके अदबी एवार्ड जो हैं काफ़ी हैं। यूपी एकेडमी का एवार्ड, बिहार उर्दू एकेडमी का एवार्ड, मगरबी बंगाल एकेडमी एवार्ड, हसन अस्करी एवार्ड और न जाने क्या क्या एवार्ड उन्होंने हासिल किए हैं। और ये सिर्फ़ एक दिन का मसला नहीं है, इन्होंने मुसलसल लिखने पढ़ने का काम जारी रखा है। 1985 से लेकर अब तक वो मुसलसल लिख रहे हैं और झारखंड के फ़आल फ़िक्शन निगारों में उनका शुमार होता है। हर 3-4 माह पर उनकी कहानी, कोई ना कोई कहानी अच्छे रसायल में, खा वो ऐवान उर्दू हो, आजकल हो, इसमें शाये होते रहे हैं। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने वाले हैं जनाब तनवीर अख्तर रुमानी और इंटरव्यू देंगे डॉक्टर अख्तर आज़ाद, और हम सामईन उसे महजूज़ उससे होंगे। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर अख्तर आज़ाद और तनवीर अख्तर रुमानी से। उनके दिलचस्प बातें सुनिए उन्हीं की ज़बानी। शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज आपके दौलत कदे पर हम अंजुमन फ़रग उर्दू की जानिब से आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। मेरा ख्याल है कि आप इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। मेरा इस सिलसिले में पहला सवाल यह है कि आप अफसाना निगारी की तरफ कैसे राग़िब हुए? सबसे पहले तो ये अर्ज़ कर दो कि मेरे अपने ख़ानदान में कोई भी इस अदब के साथ जो है वो जुड़े हुए लोग नहीं हैं। और जहाँ तक इस अफसाना निगारी से जुड़ने की बात ये है तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से 7-8 के आसपास से पढ़ने का शौक़ रहा। बहुत सारे ऐसे रिसाले थे जो आसपास के घरों में आते थे, तो वहाँ से कुछ रिसाले जो है वो मेरे पास पहुँच जाते थे, या फिर पुरानी किताबों की दुकान से कुछ रिसाले लेकर के मैं आता भी था। तो ये पढ़ने का शौक़ 8 और 9 के आसपास से था। 10th के आसपास में ये हुआ कि
एग्ज़ाम देने के बाद जो फुर्सत के लम्हात होते हैं उसमें मैंने कुछ ज़्यादा मुताला किया और फिर मुताला करते करते ऐसा लगा कि इस तरह की कुछ चीज़ें मैं भी लिख सकता हूँ। तो ये सवाल जब मैंने अपने आप से किया तो उसका जवाब तहरीरी तौर पर कुछ चीज़ें जो है वो सामने आने लगी, लेकिन उसे मैंने किसी को दिखाया नहीं। और एक हादसे के तौर पे इसको ये कह सकते हैं कि वो ईद का दिन था, सन हो सकता है कि ये 84 की बात हो, 83 भी हो सकता है जो। और ईद की नमाज के बाद जैसे रास्ता बदल के आने की कुछ ये है, तो मैं अपने 1 नंबर रोड की जगह पे आप मेहताब वाला परवेज़ को जान रहे होंगे, उनके घर के सामने से पार हो रहा था, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने समय के लिए अपने यहाँ रोक लिया। उनके मामू जहांगीर मोहम्मद जो है वो अफसाने लिखा करते थे उस वक्त, आजकल में भी उनके अफसाने शाया हो चुके थे। तो समय खाने के दौरान और मेहताब वाला परवेज़ का मुझे लगता है कि उस वक्त कोई ऐसा दोस्त नहीं था, और शायद वो मुझे अपने से करीब इसलिए मानता था कि वो 1 साल सीनियर था और कुछ किताबें कभी कभी उनसे जो है मैं लिया करता था। उसी दौरान उनसे कुछ बात हुई अफसाने की। उन्होंने कहा कि मैं कहानी लिखता हूँ, और तो मैंने भी कह दिया कि मैं भी लिखता हूँ। और वो समय के बाद वो मेरे साथ साथ मेरे घर आ गया, समय खाया, फिर ये कहानी सुनने और सुनाने का सिलसिला शुरू हुआ। हम कभी उसको बड़ा अफसाना निकाल कहे, वो कभी मुझे बड़ा कहे, और इस तरह से जो है एक दूसरे को लिख करके सुनाते सुनाते ऐसा लगा कि अब इसको पूरे सालों में भेजना चाहिए। उसी दौरान मुलाकात जो है जहांगीर मोहम्मद के दोस्तों में थे, अबरार मुजीब, उनसे मुलाकात हुई। तो इब्तदाई दौर के कुछ अफसाने उन्होंने देखे और फिर ये सिलसिला जो है ये शुरू हो गया। लेकिन छपने का मुझे लगता है कि अबरार मुजीब से मुलाकात से पहले जो है वो अफसाने छप चुके थे। अदब की तरफ जो आपका रुझान हुआ, इसमें आपके हाई स्कूल के किसी उस्ताद या साजा का भी बराह रास्त अगर देखें तो कोई वैसी चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा। जौहर बलियावी साहब जो हमारे उर्दू के उस्ताद थे, एक शायर की हैसियत से उनकी पहचान थी। शायर कैसा होता है, ये क्या होता है, ये हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन इतना मालूम है कि इनकी शायरी करते हैं, गज़ल लिखते हैं, नज़्म लिखते हैं और अदब, ये सब के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था। लेकिन 9th में आते आते असलम जमशेदपुरी जो है, जो मेरे क्लास फेलो थे, उनके बारे में मालूम होने लगा था कि ये कहानियाँ लिखते हैं। तो देख के थोड़ी सी हैरत होती थी कि ये कहानी लिखता है, लेकिन क्या लिखता है इसके बारे में कोई जानकारी, अच्छा, कोई इल्म नहीं था। लिखने के मामले में वो आपसे सीनियर अच्छा, उनकी कई कहानियाँ आ चुकी थी 9th में या 10th के आसपास तक में उनकी कहानी है। 2 साल कबल मेरी कहानियों से उनकी कहानी। अच्छा, कॉलेज में आप तो करीम सिटी कॉलेज से ऑनर्स किया है, उस वक्त मेरा ख्याल है कि मंजर साहब, ज़की अनवर मरहूम और क्या कहते हैं डॉक्टर मंजर काज़मी, सैयद हम शमीम जैसे नब्ग़े रोज़गार कलमकार थे, तो उनकी तरबियत का, उनके दर्स तदरीस का कुछ असर नहीं आपका? बिल्कुल पड़ा है। और एक ये जिक्र कर दूं कि इतने में से जितने का जिक्र आपने किया है, इनमें से सिर्फ एक ही प्रोफेसर ने, जिनका नाम सैयद अहमद शमीम है, उन्होंने ही सिर्फ पढ़ाया है, बाकी किसी के साथ पढ़ने का, आमने सामने बैठने का कोई मौका कभी नहीं मिला। ऐसा क्यों? वो तो ज़माने में नहीं, वो लोग जो भी कहें, मंजर काज़मी साहब को कभी मैंने क्लास लेते हुए नहीं देखा। सैयद अहमद शमीम शहाब, मंजर शहाब साहब भी कभी कोई क्लास हम लोगों का नहीं लिए, जबकि MIL में उनका क्लास हुआ करता था। और उस ज़माने में नए नए अफसर काज़मी भी जुड़ गए थे कॉलेज से जो है, लेकिन कभी उनके साथ उनका कोई क्लास करने का मौका नहीं मिला। तो कॉलेज में जो कुछ भी पढ़ाया है, और मुझे लगता है कि बहुत ईमानदारी के साथ सैयद अहमद शमीम ने जो है वो सर ने पढ़ाया है, और बहुत बात तो मेरे ज़माने में भी ये था, मैंने भी इसको महसूस किया है। आखिर इतना बड़ा अलमिया है कॉलेज का, ख़ासतौर पर करीम सिटी कॉलेज तो उर्दू कॉलेज के बारे में जाना जाता है कि यहाँ उर्दू की पढ़ाई होती है, उर्दू की सरपरस्ती होती है। 4 कलमकार जो हिंदुस्तान गिर पैमाने पर जाने जाते हैं, उनका ये रवैया दर्स तदरीस के मामले में, एक तो जो उसकी वजह मुझे समझ में आती है कि मंजर साहब प्रिंसिपल थे, और एक्टिंग प्रिंसिपल के तौर पे मुझे लगता है कि बहुत पहले से ही मंजर काज़मी साहब जो है वो काम करना शुरू कर दिए थे।
तो कॉलेज की जो अपनी मसरूफियत थी, उस मसरूफियत की वजह भी हो सकती है कि कम क्लासेस जो है, या फिर हम लोग उस वक्त जूनियर रहे हों। हम हमारे टाइम में ही जो है फिर मंजर साहब का जो है वो रिटायरमेंट और काजमी साहब का कॉलेज में प्रिंसिपल की हैसियत से बन जाना। लेकिन उर्दू की तालीम क्लास में बाज़ाब्ता मैंने नहीं ली है। बहरहाल ये उस्ताद की हैसियत से रहे हैं, बाहर में बहुत सारी बातें जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये अलमिया जी सिर्फ करीम सिटी कॉलेज का नहीं है। मेरा ख्याल है कि जितने हिंदुस्तान में, खुसूसन झारखंड या बिहार में जितने उर्दू के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जितने उर्दू का असातिज़ा हैं, उनके बारे में तो आम शिकायत यही रही है कि क्लास बहुत कम लेते हैं या नहीं भी लेते हैं। बहरहाल जैसे कि आपने बताया कि 3 असातिज़ा जो थे जिनके बारे में है कि उनका एक सब्जेक्ट था पढ़ाना, लेकिन उन्होंने पढ़ाया नहीं। बहरहाल चलिए इस गुफ्तगू को यहीं छोड़ते हैं। लेकिन दूसरे जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें वो सराहने का काम तो साथ साथ चलता था। जो उस तमाम सारी चीज़ें जो अफसाना निगारी के हवाले से जो कुछ भी मैं कर रहा था वो उन लोगों की नज़रों में थे। बाहर मुलाकातों में, बातों में, प्रोग्राम्स में जो है वो हमेशा। बहरहाल एक पहलू अगर रोशन है तो दूसरा पहलू तारीफ भी तो है। ये चलिए अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मेरा ख्याल है कि आप 1984 से लिख रहे हैं जी, ठीक है। पहला अफसाना कहाँ छपा था? पहला अफसाना इलाज के नाम से माहनामा समाई सदफ जो है जून था 10 सितंबर का शुमारा है, या जुलाई 10 सितंबर, उसमें वो शायद इलाज के नाम से एक मिनी कहानी थी, छोटी सी कहानी थी। अच्छा, तो मिनी कहानी भी मतलब शुरुआत मिनी कहानी इब्तदाई दौर में 4-5 मिनी कहानी कह लें, आज के हिसाब से मिनी अफसानचे कह लें, इब्तदाई दौर में मैंने लिखे हैं। उस वक्त जिस वक्त मुझे कहानी क्या होती है, अफसाना क्या होता है, यादव क्या है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस लिखने के लिए मैं अपना लिखता था। ये रिसाला कहाँ से निकलता था? सदफ भागल। तो जमशेदपुर में वो रिसाला आता था। हाँ, सदफ के अलावा बहुत मारूफ रिसाला तो नहीं था वो, नहीं, लेकिन जमशेदपुर में उससे मारूफ रिसाले जैसे खातून बशे, गुलाबी किरण और शायर, 20वीं सदी, रूबी, इस तरह के जो बहुत मारूफ रिसाले जमशेदपुर में बड़ी कसीर तादाद में आते थे। इब्तदाई दौर में तमाम रिसाले जिनका जिक्र कर रहे हैं सब में अफसाने जो है वो आए हैं, बाद में आए हैं। हाँ, लेकिन लिखने के एतबार से जो मेरा पहला अफसाना है वो है खामोशी, जो इलाज से पहले मैंने उसको लिखा था। और इसी अफसाने के बारे में ये है कि इसे 1 नंबर रोड में कैफ प्रतापगढ़ी साहब थे, जिसे मैंने दिखाया भी था। ये 84 से पहले की बात है, और ये करीब ये इंदिरा गांधी का जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन ये अफसाना मैंने 20वीं सदी को भेजा था, और ये फिर वापस आ गया था। और फिर दूसरी जगह माहरूख में ये अफसाना जो है, कहाँ? माहरूख, यूपी से। माहरूख? हाँ, माहरूख। अच्छा, मारूख, माहरूख, हाँ मारूख, वो तो शाया हुआ, उसमें शाया। हाँ, ये तो है कि कोई एक अफसाना किसी रिसाले में नहीं शाया तो दूसरी जगह अगर अच्छा अफसाना तो लिखने के एतबार से खामोशी है, इशात के एतबार से इलाज है, और खामोशी मतलब एक बड़ा अफसाना है, मतलब 4-5 सफ़ात का अफसाना है। तो अब तक आपने कितने अफसाने लिख चुके हैं? हाँ, गिनती तो मैंने नहीं किया, लेकिन एक अंदाजे से 150 के आसपास जो है। उसके रिकॉर्ड नहीं रखे? नहीं, रिकॉर्ड रखे हैं, लेकिन उस तरह से काउंटिंग नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है कि 150 के आसपास अफसाने जो है। तो उन 150 के अफसानों पर मुश्तमिल कितने मजमूए आपके आ चुके हैं? अफसानों 5 अफसानी मजमू आ गए हैं। बाबिल का मीनार 2000 में, एक संपूर्ण इंसान की गाथा 2005 में, सुनामी के आने दो 2011 में, खुदा से सवाल 2015 में, और अभी बिल्कुल कुछ माह कबल ये जो एक 5वां अफसानी मजमू। कुछ माह कबल, मेरा ख्याल है कि हमारा एक माह कबल की बात है जी। बहरहाल खालिक कायनात का जवाब के नाम तहे दिल से आपको मुबारकबाद मैं देता हूँ। ये बताइए कि आखिरी 4थे और 5वें मजमूए के दरमियान इतना फासला क्यों हो गया? 7-8 बरस का फासला हो गया। उसकी वजह है कि काम तो बहरहाल मैं कर रहा था अपने तौर पे, लेकिन इस दौरान जो है कुछ नावल की तरफ रुझान रहा, कुछ मज़ामीन लिखने का भी। तो 3-4 किताबें मेरी उस बीच में आई हैं, जिसमें हम उर्दू अफसाना की बात कर सकता हूँ मैं। गुरबचन सिंह की अफसाना निगारी एक किताब शाया हुई, ज़की अनवर पर एक किताब मेरी शाया हुई, महताब आलम परवेज़
पर एक किताब, और साथ ही साथ आपकी फ़न और शख्सियत पे एक किताब तनवीर अख्तर रुमानी फनकार के नाम से किताब शायद हुई। तो ये इसी दौरान जो है ये तमाम किताबें 4-5-6 किताबें जो हैं वो शायद हुई। इसकी वजह यह है कि वो अफसानवी जो रफ्तार थी मुमकिन है कि कुछ कम जो है वो रही हो। और चलिए, आपने नावल का जिक्र किया, जी इसका मतलब ये कि फिक्शन की तमाम असनाद पर अफसानचा भी हो गया, जी अफसाना हो गया, जी नावल हो गया। नावल हो गया। ठीक है, अब ये बताइए कितने नावल कितने लिखे आपने? नावल अभी तक अगर गिनती करूँ तो 6 नावल जो है, 6 नावल। 6 नावल, उसमें 2 नावल शाया नजरिया हो पर गए कितने आए हैं? 2 शाया हो गए हैं, और एक से बहुत कबल आपसे ही बात हुई थी एक नावल की इशाअत के सिलसिले में, जब आप इबारत निकाला करते थे तो शिकस्त की आवाज़ के नाम से अब उसका नाम मैंने तब्दील कर दिया है, और 3 नावल। हालांकि वो मेरा ख्याल है पहला नावल था। पहला नावल था। तो पहला नावल नहीं शाया हुआ, बाद में आपने लिखे लेमिनेटेड गर्ल और पहला नावल जो मैंने लिखा था वो नावल के हिसाब से मैंने नहीं लिखा था, बस ये है कि लिखना था तो मैंने लिखा था। अच्छा जी। और बाद में इस बात का एहसास हुआ कि आज जो नावल लिखे जा रहे हैं उसको सामने रख करके उस नावल की वो पहचान नहीं बन पाएगी, या फिर इशाअत का वो मरहला नहीं आ पाया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर थोड़ी सी समझ तो हुई। अगर वो नावल के फॉर्म में नहीं है तो उसको हाँ, लेकिन वो नावल भी शाया होगा। हाँ, वो होगा जो है, क्योंकि वो पहला नावल है तो मैं उसे बर्बाद तो किसी हाल में नहीं करूँगा। जहाँ तक थोड़ी मैं सी समझता नज़र हूँ, जब आपकी किताबों का मुताला करता हूँ तो उसके आखिर में आपके कवाब के साथ साथ है आपके इनाम, आपको मिलने वाले इनामात और अवार्ड की एक लंबी फहरिस्त होती है। जी, तो बहुत खुशी की बात है कि आप, मेरा ख्याल है जमशेदपुर में जितने इनामात और अवार्ड आपके हिस्से में आए हैं, शायद जमशेदपुर के किसी मुसन्निफ हो, चाहे शायर हो, चाहे अफसाना निगार हो, चाहे क्या कहते हैं नावल निगार हो, या नसर निगार हो, तनकीद निगार हो, उसके हिस्से में नहीं है। 2-4 ऐसे अवार्ड या इनामात के काबिल ज़िक्र अवार्ड और इनामात के नाम बताइए। एक मेरे लिए जो सबसे हैरत की बात थी वो सादत हसन मंटू के 7 साला जश्न के मौके पर जो है एक जिस तरह से इंडियन आइडल होता है उस तरह से कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे, जो बाद में मालूम हुआ, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है इस पर गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, और नई नस्ल को के बारे में जो है कि कौन बेहतर नस्ल और गज़ल ये सब के सिलसिले में। तो वो ख़ासतौर पे मार्कंडे काटजू जी के अंडर में ये काम हो रहा था। एक तो जजेस भी थे, लेकिन उसके बारे में उन्होंने था कि एक किताब उन्होंने लिखी थी जिसमें उर्दू के बारे में बहुत सारी बातें थी, तो उस किताब से जितना पैसा आएगा वो अवार्ड के तौर पे जो है सादत हसन मंटू का पहला इनाम जो दिया जाना है उस सिलसिले में दिया जाएगा। तो 21,000 रुपये जो है वो मेरे हिस्से में उस वक्त पहला इनाम मिला। हाँ, पहला इनाम। और उसके बाद वो इनाम किस तरह से जारी रहा उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हिंदुस्तान के बड़े मतलब के एक हॉल में इंदिरा इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली का है वहाँ ये इनाम मुझे दिया गया था, और उसमें कपिल सिब्बल जो उस वक्त के IT के मिनिस्टर थे उनके हाथों जो है वो उनको लगता है एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर थे, कांग्रेस सरकार में। हाँ, मिनिस्टर ऑफ HRD में थे वो। तो वो एक अहम अवार्ड है। हाँ, तो आमतौर पर होता है कि अवार्ड जो बड़े अवार्ड होते हैं, जी जी, मसलन ज्ञानपीठ अवार्ड हुआ, साहित्य अकेडमी हुआ, ये इस तरह के जितने भी सरकारी अवार्ड होते हैं तो कोई तंजीम, कोई इदारा उसकी सिफारिश करता है कि भाई ये मेरी नज़र में ये लोग हैं, चंद किताबों को जो है वो देते हैं, चंद मुसन्निफीन के नाम देते हैं। तो इस अवार्ड के पीछे चूँकि जो मुझे मिला है उसमें मतलब कि वो लिखा हुआ साहित्य अकेडमी का भी मतलब कि उसमें ये है इश्तराक से, दिल्ली उर्दू एकेडमी का इश्तराक है, NCPU का इश्तराक है। मेरा सवाल ये है कि किसी इदारे ने इस किताब को या आपको उर्दू कारवां के नाम से इन लोगों ने एक अदारा जो इंडिया गवर्नमेंट के इसमें ये था, और ये 4 अदारे जो है उसके साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने इसको मतलब कि ये किया था, जिसमें बहुत अहम नाम जिन्होंने सिफारिश की थी जो बाद में मालूम हुआ सैयद मोहम्मद अशरफ। अच्छा, ये अहम था। तो बहुत अच्छा निगार है। जी जी, तो उन्होंने ये नाम जो है उनका जो मशहूर अफसाना दार से ये बहुत अच्छा, तस्नीम फारूकी, शहबर रसूल, अख्तरुल वासे, ये 4-5 लोगों की एक टीम थी। बड़े लोग हैं जी, सारे बड़े लोग हैं। और यही था कि नई नस्ल में कौन बेहतर, और मंटू के तर्ज के अफसाने भी मुमकिन है कि ये हो सकता है। तो सुनामी कौन है, तो मेरी जो किताब आई थी उसमें से शायद कुछ अच्छे अफसाने उन लोगों को लगे होंगे,
और उसकी बुनियाद पे जो है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा जो इंट्रोडक्शन उस दिन कराया गया था वो शाह रसूल साहब ने, और बहुत अच्छा। एहतमाम के साथ, और मुझे इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था कि हाँ इस तरह से भी मुझे इनाम दिया जाएगा। और कोई ख़बर मुझे नहीं थी। अचानक मतलब कि जो है एक साहब आसिफ करके जो है, पूरा नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने फ़ोन किया कि इस तरह की चीज़ हुई है और आपको आना है, और सारा खर्च जो है वो ये अदारे की तरफ से या फिर गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट भी उसके साथ जो है वो लोग मुंसलिक कर रहे थे। एक सवाल वो मेरे लिए एजाज़ की बात थी जी। मेरे लिए पूरे शहर के लिए एजाज़ की बात है। और ये तमाम उर्दू अदब से मतलब था कि नस्र में एक और शायरी में अजीज नबील को कतर से पूरे हिंदुस्तान से एक आदमी को मंटू का अवार्ड मिला, तो ये मामूली बात नहीं है। बहरहाल चलिए, आप मेरा ख्याल है कि आपकी कई तनकीदी और तहकीकी किताबें हैं, जिसमें गुरबचन सिंह पर भी आपने लिखा, ज़की अनवर पर भी लिखा, और हम असर अफसाना निगारों के ताल्लुक से भी लिखा। मेरा ख्याल है किताब जो आपके मंजर काज़मी पर है वो आपके PhD के मकाले की किताब है जी। तो आप ये बताइए कि मंजर काज़मी पर PhD करने का ख्याल कैसे आया? मेरा एक सवाल अभी अधूरा है। एक सवाल ये है कि मंजर काज़मी साहब से पहले खुद उनके उस्ताद, अफसाने के जो उस्ताद थे शमीम शहबारवी, वो भी जमशेदपुर से रहे हैं, और बड़ी मार्कतुल आराम की किताब थी आपके भोज बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उनका भी एक ही मजमुआ था मंजर काज़मी साहब। जहाँ तक अफसाना निगारी का मामला, वही एक ही मजमुआ उनका है। अदब में उनका अगर कोई कारनामा है तो सिर्फ वही एक किताब है जी, तसनीफ, हाँ, लक्ष्मण की रेखा नहीं, लक्ष्मण रेखा। वो एक जो है, मेरा ख्याल है 14 या 15 कहानियों का मजमुआ है जी। तो अच्छा, उनसे पहले भी आपके हरबंस सिंह दोस्त जी, एक नामी गिरामी जो शहर के रहे हैं, उनकी कई किताबें रही हैं। हाँ, गीत और चीख उनका मजमुआ रहा। फिर उन्होंने ये तालीफ का भी काम किया। आप ये बताएं कि क्या वजह थी कि मंजर काज़मी साहब का आपने PhD के लिए इंतखाब किया? हाँ, ये सबसे पहले तो ये जिक्र कर दूं कि किताब मेरी आई है ज़की अनवर पर। वो किताब पर मैं काम कर रहा था उन दिनों जब मैं PhD करना चाहता था, और इस सिलसिले में मंजर काज़मी साहब से ही मेरी मुलाकात हुई थी। और ज़करिया सर उन दिनों केमिस्ट्री के हेड थे, उन्होंने मिलवाया था मुझे, और सारी बात हो गई थी। सिनॉप्सिस ये सब भी जो है वो लिखा गया था, और बाद में उन्होंने उसे चेंज करवा दिया था। फिक्शन की तनकीद लगभग यही उन्वान ही था। लेकिन मंजर काज़मी साहब की अपनी मसरूफियत, और मैं उन दिनों लोहरदगा में बरसर रोज़गार था, वहाँ से हर इतवार को आना, और उनसे कई बार मुलाकात नहीं हुई, और करते करते एक लंबा वक्त निकल गया। फिर ये हुआ कि असलम आए हुए थे, असलम जमशेदपुरी, और कुछ बातें हुई। उन्होंने कहा कि सर से मिलना है। और इससे पहले ये कि असलम जब आए थे तो उन्होंने कहा कि तुम अपना अफसानी मजमुआ क्यों नहीं शाया कराते। तो मैंने कहा कि तैयार है। मैंने उन्हें मसौदा दिखाया, और फिर साथ ही साथ जो है मंजर काज़मी साहब के घर हम लोग उनसे मिलने के लिए गए। उनका बेटा नैयर पहले कह दिया कि नहीं, पापा इस साल में नहीं है कि मुलाकात करें। लेकिन असलम चूँकि बाहर से आए थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम बात कर लेते, देखते हैं। अंदर गए तो मालूम हुआ कि जो है उन्होंने कहा कि नहीं असलम आए हैं तो भेजो। मैं भी साथ में गया, और पहले ये बात हो गई थी कि किसी भी तरह की कोई गुफ्तगू अफसाने के हवाले से या अदब के हवाले से उनसे नहीं होगी, बस उनकी खैरियत थोड़ी सी मालूम करेंगे और हम लोग लौट आएंगे। और ऐसे ही हम लोग कर ही रहे थे। लेकिन लास्ट में मंजर काज़मी साहब ने अपने अफसाने का हवाला दिया, टावर ऑफ बेबीलोन। उन्होंने बराह रास्त मुझे ही मेरी तरफ ही मुखातिब होकर कहा कि अख्तर तुमने पढ़ा है? तो मैंने कहा कि जी सर मैंने पढ़ा। शफकुन में वो अफसाना आया था, मशहूर भी हुआ था। तो बोला मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 25 साल में उस तरह का कोई अफसाना शायद नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं या सर ने? सर कह रहे हैं, अपने ही अफसाने के बारे में उन्होंने कहा। तो यहाँ से शुरुआत हो गई। तो चूँकि बात हो गई थी टावर ऑफ बेबीलोन की, जो उनका अफसाना ये है, उसी में असलम ने कहा कि सर इसी उन्वान से तो अख्तर अपना अफसानी मजमूआ ला रहा है, बाबिल का मीनार के नाम से। तो बहुत खुश हुए। तो अचानक ये असलम का ये है कि उन्होंने कहा कि सर अख्तर तो आपसे लिखवाना भी चाह रहा था, लेकिन आपकी, तो बोले नहीं मेरी तबीयत को क्या हुआ। और फ़ौरन उन्होंने फरमान जारी किया कि कल ला करके मुझे 3 अफसाने दो, और मैं उस पर लिखूँगा, और वो फ्लैप के लिए। और फ्लैप के लिखने की जिम्मेदारी जो है जोगिंदर पाल साहब को सौंप दी गई थी, और वो काम लगभग हो गया था।
अफसानी मजमे में। और ये देने के बाद जो है हम लोहरदगा चले गए, असलम अपने घर चले गए और 10 से 20 दिन के अंदर जो दूसरे दिन हॉस्पिटलाइज हो गए थे। लेकिन उसी बीच में एक करीम सिटी कॉलेज के एक पेपर पे जो है उन्होंने अपनी शिकस्ता तहरीर में जो है कुछ लिख दिया था, जो 40 दिन होने के बाद जो है अफसर कासिम अजहर कलीम के पास लेकर के आया कि देखो अख्तर के बारे में ऐसा लिखा गया। और फिर वो तहरीर जो है मुझे भेजी गई। मैंने असलम से बात की, असलम ने कहा कि नहीं वो तो जोगिंदरपाल की राय उसमें जो है शामिल हो गई है। फिर दोबारा जो है असलम से मैंने कहा कि नहीं इस तरह की बात हुई है, वो उनकी आखिरी तहरीर है अफसर काज़मी के हिसाब से जो है, और जैसा था कि दूसरे दिन ये हो गया था। तो अब जैसे भी हो उस तहरीर को शामिल करना है। तो बाबिल के मीनार की पुष्ट पे जो तहरीर है, मैं उस तहरीर की बात कर रहा हूँ। और वो तहरीर शामिल होने के बाद एक तरह की उनसियत, एक तरह की का एक ये तो ज़रूर हो गया था। और उसके इंतकाल के बाद अफसर काज़मी ने कहा कि हम एक किताब शाया करना चाहते हैं और 2-3 अफसाने पे जो है वो तज़िया कर दो। तो ऐसी 2-3 अफसाने का तज़िया करने के बाद मुलाकात हुई। तो उस बीच में मैंने कुछ और अफसाने पढ़े, तो मैंने सोचा कि कुछ और कर देते हैं। तो ये करते करते मैंने पूरे अफसानों का जो है वो तज़िया कर दिया। और बीच में अफसर से जब भी बात हुई बोले कि सबको हम शामिल कर देंगे, वो एक लालच भी समझ ली कि सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो मैंने सबों को कर दिया। और इसके कुछ दिनों के बाद जो है वो मेरा ट्रांसफ़र हिमाचल के लिए हो गया। और मैं जब हिमाचल पहुंचा तो असलम से मुलाकात हुई, असलम के घर ही रुका था। तो मैंने जिक्र किया कि ये कुछ काम है मेरा। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको बर्बाद मत करो, मतलब किताबी सूरत में शाया मत करवाओ, इसको रजिस्ट्रेशन करवा लो। अच्छा। और दूसरे दिन मुझे हिमाचल जाना था और रातों रात फिर वो असलम जमशेदपुरी का एक कमरा जिसमें किताबों का ये है, शायद आपने देखा हो, उसमें मैं बंद हो गया। और फिर जो कुछ सिनॉप्सिस के लिए लिखा जाता है वो लिखा और उन्होंने ऐलान करा दिया। और 11 बजे के आसपास जो है वो रात भर जाग करके बहुत सारी किताबों को देखते हुए मैंने लिखा, ऐलान हो गया और सब कुछ हो गया। और दूसरे दिन जो है पीएचडी के पीएचडी का दिलचस्प कहानी है। जिसमें वो जो किताबी सूरत में है वो पीएचडी के लिए मैंने कोई काम नहीं किया, ये पहले का किया हुआ था, उसको मतलब ये कन्वर्ट कर दिया आपने पीएचडी के मकाम बाकी दूसरी चीजें किताबी सूरत में है जो पीएचडी बहुत अच्छी बात है, अलग से काम। तो ये बताइए कि वो पीएचडी किसके अंडर में किया? असम जमशेदपुर की, मतलब चौधरी चरण सिंह वहाँ से आपने किया रजिस्ट्रेशन वहाँ से करा? रजिस्ट्रेशन वहीं से, बस ये। तो असलम जमशेदपुरी के तो आपके क्लास में फेलो रहे हैं, हम जमात भी रहे और बहुत बेतकुल मेरा ख्याल है दोस्त भी रहे हैं। तो ऐसा अजब बड़ा अजब नहीं लग रहा है कि एक दोस्त क्या कहते हैं आपका गाइड बन गया या निगरान बन गया, बल्कि यूँ कहिए उस्ताद हो गए वो। मुझे भी शुरू में अजीब सा जरूर लगा जब उसने कहा कि इस किताब को शाया नहीं करवाना है। और 1 साल ही मुझे लग रहा था या उससे कम ही कुछ वक्त हुआ था उनको ज्वाइन किए हुए। और पहला रजिस्ट्रेशन मेरा ही फिर उनके अंदर में जो है उनके अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ। और बस ये हादसा समझ लें उस पीएचडी के साथ। मैं पहले बता चुका कि ज़की अनवर के अंदर में काम कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें मैंने जमा कर ली थी। मेरा ख्याल है जो ज़की अनवर पर जो आपकी किताब आई है वो मंजर काज़मी वाली किताब से बहुत वक़ी है। उसमें आपने जो मेहनत की है, मेरा ख्याल है कि उतनी मेहनत किसी अफसाना निगार पर आज तक किसी ने नहीं की है। उसमें सबसे बड़ा जो कारनामा आपका है कि ज़की अनवर के तमाम अफसानों की एक फहरिस्त है। 50-40 साल के अरसे में जितनी कहानियाँ छपी हैं उनकी, जितने अफसाने छपे हैं उनकी आप एक फहरिस्त तैयार करी। ये नहीं, ये पूरी ईमानदारी से कह दो तो उसमें से बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया। इससे कबल हमारे अशरफ ने कुछ काम किया था और अभी हमारे सामने ही मौजूद हैं अहमद बदर साहब। कुछ क्या 20वीं सदी के बहुत सारे अफसाने, 20 से 22 के आसपास अफसाने उन्होंने जमा किए थे। अरे भाई कहीं न कहीं से तो आदमी जमा करता ही है। आपने उसको ये इकट्ठा किया। अरे आप लाइब्रेरी जाते हैं कि खुदा बख्श जाते हैं लाइब्रेरी और कहीं भी लाइब्रेरी जाते तो इकट्ठा करते ना, तो कहीं ना कोई तो आदमी वसीला और जरिया तो बनता ही है। और एक अफसाना हम मोहब्बत करेंगे उनका जो है सवेरा में शाया हुआ था अफसाना नंबर में। उस अफसाने की तलाश में बहुत सारे रिसाले मैं नेट से देख रहा था, तो उसमें कुछ किताबें कह रहे कि अफसाना जो है वो नज़र आया था जिसको मैं जोड़ता गया, जिसमें एक अफसाना आपका भी मुझे नज़र आया था जो मैंने आपसे जिक्र किया था बाद में। कब किया था? कौन सा अफसाना नज़र? सवेरा में? सवेरा नहीं, वो हिंदुस्तानी का रिसाला था, निगार के आसपास वो शाया होता था।
फिल्मी रिसाला कहकशां। कहकशां, अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसी तरह से मैं कुछ तलाश कर रहा था, बहुत सारी अच्छा, वो कहकशां में जो जकी साहब के अफसाने आए थे, उनको आपने फेरिस में नहीं रखा था? नहीं, वो मुझे लग रहा है कि मैंने बाद में उसको देखा था किताब, उसको वो शायद तो मैंने अभी चंद दिन पहले आपको दिखाए थे। जी। अच्छा, अब आइए आपके अफसाने। आप तो भाई क्या कहते हैं, कई जिहतों में आपकी शख्सियत है। एक जिहत सहाफ़ी की, अदबी सहाफ़त में भी आपने कारनामा अंजाम दिया है, उसको कारनामा ही कही है। हालांकि उसके 2 ही शुमारे निकले हैं, लेकिन बड़ा वकी और उसको कहिए दमगर रिसाला था। उसके बारे में बताइए कुछ। वो जो रिसाला मेरा ख्याल है रावी नाम था। रावी निकला कैसे, बंद कैसे हुआ, क्यों हुआ, जरा बताइए उसके बारे में। रावी का असल का जो सारा प्लान है, असल में जो है रावी निकालने का, वो अबरार मुजीब का था। अच्छा, सब कुछ उनका था। बाकी ये है कि वो उन तमाम चीज़ों को, जो पहला शुमारा है उसके लिए मवाद की फराहमी और कंपोजिंग से लेकर के प्रिंटिंग, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी रही थी जो है। तो फिर उनका कैसे हुआ, क्या हुआ उनका? तो सारा काम तो आप बोले कि हमने किया, फिर बोले सारा जो नहीं, मतलब वो सारी चीज़ जो प्लान है वो उनका ये था, प्लान और मंसूबा। हाँ, मंसूबा उनका था। उन दिनों वो बाहर थे, फॉरेन में थे, और उनको निकालना था, यहाँ आकर के उनको सेटल भी होना था। तो वो चाहते थे कि आने के बाद जो है एक रिसाला हो। और फिर उन्होंने मुझसे बात की, और मैंने, चूँकि हो सकता है कि उस वक्त मेरे ताल्लुकात कुछ लोगों से थे जिन लोगों से मैं मंगा सकता था, कुछ लोगों से उन्होंने भी मंगाया, फिर कुछ लोगों से मैंने मंगवाने के बाद फिर उसको जो है, चूँकि कंपोजिंग का काम या उस तरह की जो सारी चीज़ें किताबी सूरत में करने का काम, उसे मैं आसानी से कर लेता हूँ। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद जो है उसे, और दूसरा शुमारा बहुत एहतमाम के साथ हम लोगों ने नावल नंबर भी निकाला था। शायद रिसाले की तारीख में 3 मुकम्मल नावल जो वो पहली बार किसी रिसाले में शाया हुए हों, जो उस तरह के अदबी रिसाले होते हैं उसमें, जिसमें शमूल अहमद का नावल था, ताहिर असलम गोरा का नावल था, इकबाल हसन का नावल था। ये अहम 3 नावल थे। और तीसरा शुमारा जो है वो मज़ाहमती अदब नंबर, वो बिल्कुल तरतीब दिया हुआ, वो कभी भी वो आ सकता है। चूँकि फ़िनांस का मामला मेरा नहीं था, मुझे लगता है कि ये, लेकिन इस सिलसिले में कई बार बात हुई, फ़िनांस का भी मामला नहीं था। थोड़ी सी मसरूफियत अबरार की, मुजीब की जो है वो अलग हो गई थी, जिस वजह से वो, लेकिन इधर अभी मेरी बात हुई है, मुमकिन है कि वो शुमारा या फिर से जो है वो रिसाला जाए। कीमत भी तो आप लोगों ने ऐसा रखा था कि आम तौर पर उसकी ये क्या कहते हैं, कारी की रसाई वहाँ तक नहीं होगी। 500 रुपये आपने कीमत रखी थी उसकी, जबकि लेकिन ये था कि जितनी कॉपी थी, जो उसमें जो अखराजात आ रहे थे, और 50% में किसी को देने के बाद जो कीमत, जो पैसा बच रहा था, लगभग वही एक तखमीना जो है वो लगाया गया था कि अपना नुकसान ना हो, वरना पूरी तरह से जो है वो पॉकेट से जो है बुझाने की बात थी। तो बस यही एक मकसद था कि इतना पैसा आ जाए कि 50% पे हम जो है लोगों को दे सकें, और दोबारा वो रिसाला शायद हो सके। तो आपकी कितनी, अब तक कितनी किताबें हो गई आपकी? 14 या 15। 14 या 15, या क्यों है उसमें? या इसलिए ये है कि एक बिल्कुल तरतीब दे चुके हैं। अच्छा, अफसानी मतलब 15वां मतलब धीरे तरतीब है। जी। 14 किताबें तबाह हो चुकी हैं। अब अगला प्रोग्राम क्या है आपके अदब में? एक नावल पे काम चल रहा है, लिख रहा हूँ। अच्छा, नावल लिख रहे हैं? हाँ, एक नावल लिख रहा हूँ। नावल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान इस तरह दे रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा तो नहीं। नावल की मेरा ख्याल है कि अपना इस सदी में जी आम कारी जो उर्दू के कारी हैं, वो नावल की तरफ तो उनका रुझान नहीं है, बल्कि नावल के अफसाने वगैरह भी अदब पढ़ने तक मेरा रुझान नहीं है। लोग ये क्या कहते हैं, एक जो है 10 मिनट का अफसाना नहीं पढ़ना चाहते हैं, और 3 घंटे का जो है नावल कौन पढ़ेगा भाई? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर 5-7 किताबें आ जाएं, तो उसमें से एक नावल हो, तो बात नावल पे ज़्यादा होगी, बाकी किताबों पे कम होगी, मुझे लगता है जो है। इसलिए कि अभी जो मैं देख रहा हूँ उसमें जो है, और नावल का अपना एक चलन है, और नावल पे ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू होती है। 5 अफसानी मजमूए मेरे हैं, 5 अफसानी मजमूए में को मिला करके जितने मज़ामीन आए होंगे, नावल लेमिनेटेड गर्ल पे कम से कम उतने, उससे ज़्यादा मज़ामीन मेरे जो है वो आ चुके हैं। और लोग दूसरे मजमूए के हवाले से कम,
लेकिन लेमिनेटेड गर्ल की जब बात होती है तो उस हवाले से लोग अख्तर आज़ाद तो ज़्यादा जान रहे हैं अभी मुझे। उसकी मेरा ख्याल है उसकी वजह यह है कि वो उस नावल वगैरह की अफसानों की भीड़ में एक इम्तियाजी हैसियत है ना, वो एक तरह नुमाया हो जाता है। नावल आता है तो नुमाया हो जाता है, इसीलिए लोग उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कौन लोग देते हैं तवज्जो? जो पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे कारी हैं या जो लिखने वाले हैं, कलमकार हैं, तनकीद निगार हैं, वो तवज्जो देते हैं। अगर आप जो देखिएगा आम कारी की बात की, तो वो नावल क्या रिसाले नहीं पढ़ रहे हैं भाई, नसाबी किताबें आज नहीं पढ़ी जा रही हैं, तो नावल और अफसाने की बात करें। बहरहाल तो आप ये है मानते हैं कि अबरार मुजीब साहब इब्तदाई तौर पर आपके अदबी उस्ताद अफसानों के हवाले से रहे हैं, तो बहुत अब तो एक ज़माना था कि बड़े उरूज पर थे। क्या नाम है अबरार मुजीब साहब, पहला उनका नाम अरमा शबाब। बहरहाल तो मैं उनको कहता था, जब वो महफिल में अफसाना सुनाया करते थे तो मैं उनको कहता था भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इधर 10 वर्षों में उनकी एक कहानी मैंने देखी, वो इस्तिफसार में जो शीन का निज़ाम निकालते हैं। क्या वजह है कि शागिर्द इतना उरूज पर है और उस्ताद का एक ही मजमू आया है, उसके बाद क्या कहते हैं ठंडे पड़ गए। लिखने के एतबार से तो उन्होंने लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि बाहर जाने के बाद वो तेज़ रफ्तारी जो होनी चाहिए थी उसमें कमी ज़रूर आई है। पैसे की तरफ थोड़ा सा उनका रुझान शुरू में भी था, अभी भी है, और एक काम प्लानिंग के साथ अभी है, इसलिए कह रहे हैं कि अभी वहाँ से आने के बाद भी कलकत्ता में उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल रखा है। कुछ कभी यहाँ रहते हैं, कभी कलकत्ता रहते हैं। इसका भी इंकशाफ अभी 2 रोज़ कबल हुआ, इसलिए मैंने ये बात कही है। एक नावल वो बहुत पहले से लिख रहे हैं, कम से कम 15 से 20 साल कबल से जो है एक नाम ही 15-20 साल से लिख रहे हैं। इकबाल उनका नाम था, फिर जवाल नाम तब्दील हुआ, और एक आखिरी मदीने की तलाश के नाम से वो नावल जो है अब बहुत जल्द इशात के मरहले से गुजरने वाला है। अल्लाह करे भाई। लेकिन कैसा लगता है एक इतना बड़ा मतलब अदीब कह लीजिए, बड़ा ही कहेंगे, हमारी नज़र में तो बड़ा है, उसके अंदर जो क्या कहते हैं उसका जो डिक्शन है, उनका जो उसलूब है, मेरा ख्याल है जमशेदपुर नस्र में अगर कोई काबिल तारीफ है तो मंदर काज़मी है अबरार मुजीब से पहले। अबरार मुजीब की जो क्या कहते हैं तर्ज निगारिश है वो दिल को अपील करने वाली है। अब इतना अच्छा राइटर रेस्टोरेंट खोलने, मतलब नहीं लगता है कि एकदम दोनों के मिजाज में या तबीयत में बोध नजर नहीं आ रहा। एक बड़ा साना निगार, एक अच्छा अदीब, वो रेस्टोरेंट होटल खोल रहे हैं, ये कुछ हमको तो अजीब लग रहा है। होटल चूंकि मामला इस सारा बिजनेस का, पब्लिकेशन इदारा खोले तो कुछ बात समझ में आती है। बहरहाल बिजनेस का मामला है, वो समझे। लेकिन रावी पब्लिकेशन के नाम से इसी मकसद के तहत ही खोला गया था। दरअसल वो जिस मकसद के तहत था वो कामयाब नहीं हो पाया, जो मुझे लगता है जो है, लेकिन काम अब भी वो कर रहे हैं। और चूँकि उर्दू के साथ साथ उनका मुताला थोड़ा सा अंग्रेज़ी की तरफ भी है, थोड़ा नहीं बहुत है। बहुत सारी अंग्रेज़ी किताबें जो अहम किताबें हैं वो उनके पास हैं भी, उनका मुताला भी करते हैं। मुझे लगता है कि इसी उर्दू और अंग्रेज़ी के दरमियान से वो निकल करके एक नई चीज़ या नया डिक्शन या नई तख्लीक पेश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और चलिए मेरी दुआ है कि फिर वो लौट कर आए अदब की तरफ। उनकी कमी तो बहरहाल महसूस हो रही है। मेरा ख्याल है कि 20 साल का अर्सा हो गया होगा कि वो उर्दू अदब से दूर है। नहीं, अब दूर इसलिए भी नहीं कहेंगे कि अभी कुछ पहले ही इस बात में जो उनके 2 अफसाने शाया हुए, साहित्य अकेडमी का जो मैगज़ीन इंग्लिश वाला, इंग्लिश लिटरेचर, ये क्या नाम है उसका, उसमें अभी एक अफसाना आया भी, अफवाह भी उससे पहले उसमें शाया हुआ था। इस बात इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू का अहम रसालों में से एक है। अभी उनके 5 अफसानों का एक इंतखाब जो है वो उन्होंने शाया किया है। मेरा ख्याल आखिरी शुमारा है ये जो है। ठीक है, वो तो देखिए इस तरह से एक बात यह है कि इस बात के जो अशर नजमी साहब हैं,
वो अबरार मुजीब के गहरे दोस्तों में से हैं। ठीक है, आप भी रिसाला निकालिएगा तो आप भी मेरी कहानियों को इंतखाब शाये कर दीजिएगा या मेरा गोशा शाये कर दीजिएगा। ये क्या कहते हैं, मेन हिस्ट्री में आना इसको नहीं बोलते हैं। मेन हिस्ट्री से अबरार मुजीब बाहर है अभी। आप जो बता रहे हैं कि नहीं अभी जो है कुछ ये चीज़ें आई हैं, 20 साल के सुनिए 20 साल के अरसे में 7 चीज़ें जी 8 चीज़ें बस। हाँ ये हो सकता है, लेकिन इधर 2 साल कबल और- फ़नून में आया है, एक अफसाना आज में आया है, मतलब पाकिस्तान के जो रसाले हैं उसमें ठीक जो है। है कुछ और 2-3 रसाले और हैं जिसमें जो है वो आया है। चूँकि ये दोनों में मेरे साथी अफसाने हैं तो वो चलिए, मुझे आपके उस्ताद हैं, आपके जो है गहरे दोस्तों में से बिल्कुल। जी तो इस तरफ उनको तरहीब दिलाइए कि फिर वो लौट के आए उसी तरफ। ये गाजी ये तेरे पुस्तरार बंदे, जी उस जैसा अफसाना, पिछवाड़े का नाला जैसा अफसाना, शब में शहाब हाँ, तो इस तरह के अफसाने फिर वो तख्लीक करें। उनका पिछवाड़े का नाला जो आजकल में शाया हुआ था उसके तो उनको बहुत शोहरत मिली, मतलब समझिए वो उनका वो टर्निंग पॉइंट था। नहीं मैं भी उससे बात होती है, हालांकि वो कई और अफसानों का जिक्र करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बेहतरीन अफसाना होगा। हाँ नहीं है। बहुत अच्छा था मैंने उसमें बड़ी दो अफसाना निगाह अफसाना में उसी अफसाने को जो है अहमियत दी। उस अफसाने में बड़ी अपीलिंग है। पढ़ने के बाद ये क्या कहते हैं कारी उसमें बधा रहता है, बड़ी खूबी उसमें। बहरहाल चलिए, चूँकि आपके अबरार मुजीब साहब हालांकि मौजू नहीं है वो आज के इंटरव्यू में, तो आप तो मौजू तो आप ही हैं, लेकिन चूँकि उनका ताल्लुक आपसे गहरा रहा है, आपके अदबी उस्ताद रहे हैं, इसलिए उनका मैंने जिक्र छेड़ दिया। और मेरे भी बहुत पुराने दोस्तों में से वो रहे हैं। बहरहाल कलक होता है कि इतना अच्छा अफसाना निगार अदब से दूर है। चलिए, अब तो मेरा ख्याल है कि सारी बातें तो हो गई हैं आपके हवाले से। कुछ अगर बातें अगर छूट गई हैं तो आप खुद बताइए। मेरे साथ पास तो सवालात नहीं है। यहाँ जमशेदपुर की अभी सूरत हाल के बारे में बताइए। चलिए, कौन कौन आज कौन लिख रहे हैं, किनको आप क्या कहते हैं रियलाइज करते हैं, किनको आप अहमियत देते हैं जमशेदपुर में, नस्ल निगारों में, अफसाना निगारों में, ये शोरा में? 2-4-10 नाम बताइए, जिक्र कीजिए। 2-4 किन से आप मुतमईन हैं कि हाँ ये ठीक लिख रहे हैं? 2-4 लोग ही हैं जिनका नाम लूंगा वही लिख रहे हैं। हाँ तो और नाम ले लीजिए, मतलब ताकि अभी दुनिया को मालूम हो कि जमशेदपुर की अदबी सूरत हाल। और इतनी सारी बातें जो अबरार मुजीब के हवाले से आपने की हैं, उससे पहले एक जिक्र और कर सकते थे, लेकिन नहीं किए, तो मैं जिक्र कर दूं कि आप खुद मेरे उस्ताद रहे हैं। अरे भाई, स्कूल में मैं बीएड के ज़माने में आपने पढ़ाया है, तो वो भी मेरे लिए बड़ी बात है। और आप खुद एक बड़े अफसाना निगार हैं। अच्छा। और अभी कम से कम हवाले के तौर पे मैं इस बात को सरेआम कह सकता हूँ, और वो ये कि 100 अफसानचों में जो खुसूसी इनाम आपको मिला है, जो मुंबई से अभी कुछ रोज़ कबल ही आपके पास मोमेंटो और सनद और सारी चीज़ें आई हैं, और खोल दो, तो वो 10 बेहतरीन अफसानचों में जो है उस अफसानचे का नाम है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है कि एक अहम नाम। दूसरा, नियाज़ अख्तर, जमशेदपुर के हवाले से आप बात करें तो नियाज़ अख्तर एक बड़ा नाम, उभरता हुआ नाम है। उभरता हुआ तो सही है, जी। उभरता हुआ है, उभरा हुआ नहीं है, दोनों फर्क है। आप बताइए, ये क्या कहते हैं 2 साल के अंदर नियाज अख्तर का कोई अफसाना बताइए, या कोई अफसानचा बताइए, कोई मजमून बताइए, कोई अदबी कारनामा बताइए। अभी कारनामा में तो यही है कि अभी उन्होंने एक अफसाना लिखा है। लिखा? अरे भाई लिखा हमको सुनाया, आपको सुनाया, तो वो जब तक देखिए लिखी हुई चीज़ को नहीं, छपी हुई चीज़ का एतबार किया जाएगा। दुनिया में ये अदब में ये क्या कहते हैं, इसी को अहमियत दी जाती है, इसी को वक़्त दी जाती है। हाँ, हालांकि मुझे उन्होंने अफसाना सुनाया था, बहुत अच्छा सुना है, मुझे लेकिन लग रहा शाया है होगा तभी उसके बाद। कि आजकल में जो अफसाना वापसी आया वो भी वही तक 2-3 साल अंदर की बात है। ऐवान उर्दू में भी उनका भाई साहब वो तो उसको जो है वो अफसाने का मेरा ख्याल 4 साल हो गए। अब 2-3 साल अब नहीं इसके नज़दीक हम कर सकते आप हैं। ऐवान उर्दू में उनका नियाज एक अख्तर अफसाना साहब से मुलाकात हो, आया। अगर आपके जी। दोस्तों में से हैं, घर से मेरे भी दोस्त हैं और मेरे पूरे पुराने पड़ोसी हैं, अगर उनसे मुलाकात हो तो इस तरह उनको राग़िब कीजिए और बताइए कि आप क्या कहते हैं 2 साल के अंदर 2 चीज़ भी नहीं आई है। ये उभरते हुए नहीं हैं,
उभरे हुए। हाँ, इसलिए उनको इस तरफ राजी की है। बहरहाल, और क्या कहना था, हाँ वो आपके हवाले से भाई, मैं आपका अदबी उस्ताद तो आपके वो हैं अबरार मजीद साहब। बीएड के ज़माने में भी ये क्या कहते हैं आपके मैंने पढ़ाया है, और बाज़ाब्ता में हाई स्कूल में कुछ दिनों के लिए टीचर भी था, जी। जो मैं समाजियात पढ़ाता था लोगों को। वो थे क्या, मशकूर साहब। जी। मशकूर साहब की जगह पर वो चूँकि चले गए थे बीएड में मुलाजमत करने के लिए, करीम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जी, वो जी। लेक्चरर बन के हाँ। चले गए थे। तो वहाँ उनके लिए थोड़ा रोशन मुस्तकबिल था, इसलिए हाई स्कूल की नौकरी मतलब छुट्टी लेकर गए थे, लीव वैकेंसी पे थे वो, उन्हीं की जगह पर मुझे रखा गया था। तो ये दो हैसियत है, तीसरी हैसियत मेरी नहीं है। बहरहाल आपको उस्ताद बहुत अच्छे रहे हैं अबरार मुजीब साहब। लगता है कि उनकी जहनी या तरबियत का भी कुछ असर है, जो आपके इतने अच्छे अफसाने होते हैं आपके। हालांकि वो बहुत दिनों तक नहीं जुड़े रहे, वो साल भर के अंदर ही जो बाहर चले गए थे अपना। देखिए भाई, जी। लेकिन हाँ, आपको वो एक बता दूं मैं, एक तो मतलब कि जो है शुरुआती दौर में वो रहनुमाई तो रही। भाई रहनुमाई बहुत बड़ी जी, चीज़ है ना। आपको मालूम है तो उस्ताद बहरहाल अगर एक हफ्ते का भी उस्ताद है तो वो उस्ताद है। बिल्कुल। आपको मालूम, जब मैं हाई स्कूल में था 7-8 क्लास में, तो मेरे उस्ताद थे सलाम साहब। वो सिर्फ हफ्ता भर आए, जी। उसके बाद इनको जो है टिस्को जो है स्कूल में नौकरी हो गई, जी। चले गए। आज भी अगर वो मिलते हैं ना तो मैं उनको नहीं, उनके सामने सर नहीं उठाता। वो वो एक मेरे दिन- उस्ताद है, एक दिन का एक भी ही कोई हफ्ता है तो फिर- लेकिन वो मेरे उस्ताद बार है। चलिए ये बस अभी तक ये जिक्र हो गया उस्ताद और शागिर्दों का। तो आपने सिर्फ जो है 2 आदमी का नाम लिया, अच्छे अफसाने निगार में एक छोड़, अनवर इमाम का नाम छोड़ दिया आपने, नहीं, बताइए। आप इन दिनों की बात कर रहे हैं तो ये 2 ही लोग फाल हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, आप फाल हैं। के नाम, फाल का नाम और आपने उसके लिया। बाद जो है जिनमें बहुत ज़्यादा काम करने की एक सलाहियत है, जो आगे बढ़ सकते हैं, उभरे या उभरते, दोनों के दरमियान से आप उनको आगे खींच कर ले जा सकते हैं। तो वो, और बाकी तो लिखने वाले में से यहाँ अनवर इमाम मौजूद हैं, नासिर राही मौजूद हैं, अच्छे लिखने वाले थे, अच्छे लिखने वाले हैं दोनों जो है। लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी से जो काम करने की ज़रूरत थी उन लोगों ने नहीं किया है। गोया शहर में कोई- जो बाहयात अफसाना निगार हैं, जी, जी। उसमें एक आप हो गए, एक मैं हो गया, एक नियाज अख्तर हो गए, अनवर इमाम हो गए, नासिर राही हो नासिर गए। राही। ये काबिल जिक्र अफसाना जी, निगार। अबरार मुजीब वरना और शामिल। हाँ, अबरार मुजीब को भी शामिल कर 6 अफसाना जी, निगार, जी, जी। बाकी तो नहीं है। बाकी नहीं है। हालांकि लिखने वाले बहुत हैं। लिखने वाले आपने ही एक मजमुआ अफसानों के हवाले से जमशेदपुर की तारीख एक तरह से रत्न की है। इबारत का एक शुमारा जी। निकाला था जिसमें 30 या 32 अफसाना निगार जमशेदपुर जी, के जी, हैं, जी। जो आज भी हैं, जिसमें कुछ उसमें से हैं। अहमद रियाज साहब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फाल होते नजर आ रहे हैं। हाँ, फाल हो रहा है। अच्छा, वो भी अच्छे एक नाम, अफसाने लिखते हैं। ज़की अनवर की बेटी हम्म। पूनम और खुर्शीद रशीद जानवर जानवर, रशीद जानवर। ये 2 एक ही नाम है, तो वो भी लिख रही हैं और इधर उनके भी अफसाने आए हैं। वो बेहतर करने के इम्कान उनके अंदर है। लेकिन- जमशेदपुर के शोरा को किन किन को पढ़ाया आपने संजीदगी से? नहीं, संजीदगी से बात करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी सैयद अली अरे- शमीम हो गए, हाँ। असलम बद्र हो गए, अहमद बद्र हो गए, बद्र आलम खलीश हो गए। हाँ, अभी चूँकि इस किताब पे मैंने कुछ बातें की हैं मंच से, गौहर अजीज़ हो गए। ये शोरा जिस में तो आपने हाँ, कुछ लफ्ज़ भी जी, लिखा है। इसलिए वो शामिल है। तो ये 4 अहम नाम हैं जिनको मैंने, और मंजर शाह साहब के एक मज़मून मैंने लिखा है। लेकिन वो नस्र में इतनी दिलचस्पी नज़र आती है कि शायद उसको छोड़ के मैं शायरी की तरफ पढ़ने के लिए नहीं जाता। लेकिन दूसरा पहलू है कि रिसाले में सबसे पहले मैं शायरी ही पढ़ता हूँ, हाँ। और बाद में वो सारी चीज़ें जो ये है। लेकिन दिलचस्पी का सामान मैं वहाँ ढूंढता हूँ, लेकिन पढ़ता सब। इस्लामी लिटरेचर का मुताला आपका कैसा है? बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा है, और उसको सामने रख कर के भी मैंने किसी अहम किताब का नाम बताइए जो इस्लामियात पर है। हाँ, मोहसिन इंसानियत या फिर मोहसिन इस्लामियत, हाँ, इस नाम से जो है। किसकी किताब है?
वो हमको लग रहा है कि सुरैया सूरत की किताब है, नहीं, कोई अजीम बहुत खबर वो अजीमुल्लाह करके कुछ जो है नाम मुझे लग रही थी, नईम सिद्दीकी साहब की किताब है, नईम सिद्दीकी साहब की जो पाकिस्तानी राइटर, जी जी जमात इस्लामी हाँ, के वो रुकन रहे हैं। किसी ज़माने वो पाकिस्तान के जो है वो अमीर हल्का भी शायद है, अमीर हल्का मुकामी भी बहरहाल। और सरबत सहूलत की जो किताब है जी जी वह है इस्लाम मिल्लत इस्लामिया की मुख्तसर तारीख, जो अब तक शायद 7 जिल्दों में, हाँ मेरे पास 4 शायद चार आपके पास है, बाद में भी कई जिल्दें आई जी, हैं। जी। बहरहाल तो बहुत अच्छी किताब है। तो उन किताबों सीरत के पर मुताबिक अगर- से दो अफसाने भी जो है, पहली आज़ादी के नाम से हम्म। और खालिक कायनात का जवाब जो अभी आया है, हम्म। उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो इन्हीं किताबों को पढ़ने के बाद बहुत कुछ उससे मतलब उनसे इस्तेफादा किया आपने, है। इस्लामी रंग जी, देने की उसमें इस्लामी कोशिश रंग की है। देने की ये देखिए मकाले लिखे जा रहे हैं, जी शाह मुजफ्फरपुरी हुए और गुरबचन सिंह हुए और असलम बद्र हुए, रिजवान वास्ती हुए, और मेरा ख्याल है कि इन्हीं जिनमें से एक नसर निगार है, यानी अफसाना निगार है गुरबचन सिंह, जी बाकी 3 शोरा हैं। जी ठीक है, और भी शोरा हैं जो काबिल जिक्र हैं, जैसे जौहर बलियावी साहब हैं, जी हबीब आदमी साहब हैं, जो अहमद अजीमाबादी हैं, जो साहबे मजमुआ शायर हैं। जी कई किताबें उनकी ये हैं, खुद अहमद अजीमाबादी की 3 किताबें हैं, जौहर बलियावी साहब की 2-3 किताबें हैं। इन पर लोग पीएचडी क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, आपकी इल्म में ऐसा कोई शागिर्द हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई तालिब इल्म हो, तो उसको इस तरफ परसुएट कीजिए, जी तरगीब दिलाइए कि भाई ये शोरा भी है, इनको भी लिखिए। रिजवान वास्ती के मुकाबले में जौहर बलियावी कमतर तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। एक अहम नाम है, अहम नाम है फन उरूज पे जी। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको जो है। जी। फ़न उरूज तो अब देखिए वो ऐसा उस्ताद है, फ़न उरूज में उन्होंने 9th क्लास में पढ़ाया, हाँ ये इसीलिए जिक्र कर और रहा हूँ। भले लाइन- कुछ नहीं मालूम था, लेकिन वो शायरी बातें की जो जरूर अभी थे। शुद्ध बुद्ध मेरे पास है, उन्हें 9th क्लास में उनका उरूज व बलागत पढ़ाया हुआ, बलागत नहीं कहिए बल्कि हाँ। फ़न उरूज पढ़ाया हुआ है, जो अब शायरी को समझने में या शायरी करने में काम आ रहा है। तो बहरहाल एक अच्छे उस्ताद भी रहे हैं और उर्दू के एक अच्छे शायर भी रहे हैं। तो अफसोस होता है कि उन पर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा तालिब इल्म तैयार नहीं है। बहरहाल देखिए अब तो इस लाइन में है। जी, और मुझे हाँ। लगता है कि आप सवाल जिस नहज पे ले जा रहे थे और जो पूछना चाह रहे थे वो आप नहीं करके दूसरी तरफ ले गए। मैं उस बात को ये कर रहा हूँ कि मेरी तख्लीक या मेरी ज़ात से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें सामने है, ये उसको सामने रखकर कई PhD और 8-10 MPhil पे काम हो गया, लेकिन उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं हाँ। और सबसे सच्ची- पहली बार सच्ची बात है कि मैं यहाँ जिक्र कर दूं कि अहमद बदर साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा, और मैंने कहा भी कि शायद ये, लेकिन उन्होंने, या उनकी मेहरबानी शामिल थी कि जैन रामिश साहब से बात करके जमशेदपुर में अगर किसी पे काम हो सकता है या चीज़ें मिल सकती हैं, तो वो एक काम जैन रामिश की निगरानी में जो पहला काम हुआ तो आप पर जो PhD हुआ। हाँ उसकी खबर या फिर उस सिलसिले में जैन रामिश साहब की जहन साजी या जो कुछ भी रहा होगा, मुझे लगता है कि उसमें अहमद बदर साहब का ये सच्ची बात यह है कि हाँ। आप अभी जो मेरा सवाल था उसमें आप निशाने पर नहीं थे। जी आपके तो बारे में मालूम है कि आपका जी। PhD हो, जी। अरे एक ही PhD हो तो भी बड़ी बात है, और कई है। मेरा वाकई में वो सवाल था कि जिन शोरा पर अभी क्या कहते हैं या अफसाना निगार पर PhD जमशेदपुर में लोग कर रहे हैं, उनमें एक नुमाया हैसियत बहरहाल जौहर बलियावी की है, हाँ, लेकिन बीच में बात और करना चाहिए। उनसे जौहर बलियावी से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अहमद अजीमाबादी की जी अहमियत जी है, जी हाँ। लेकिन उन पर लोग नहीं कर रहे हैं। असल में जो सबसे अहम चीज़ है तहकीक के मामले में, तहकीक इतना आसान काम नहीं है। जौहर बलियावी के बारे में अगर वो PhD करना चाहते हैं तो उन्हें हो सकता है कि रिसालों से बहुत कुछ नहीं मिल पाए, हवालों से बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाए। नेट की दुनिया में अगर वो जाके कुछ तलाश करते हैं तो मुमकिन है कि उनकी किताब निशाते दर्द और दूसरे जो मजमूए हैं वो सही से दस्तयाब नहीं हो
है, उन्होंने अपने आप को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो पीएचडी के लिए ज़रूरी है कि उस जो तालिब इल्म है वहाँ तक, और जो निगरान है वहाँ तक वो उसको उस हैसियत से जानते हो। आज कितने लोग हैं जो कॉलेज में हैं और उस तरह से जौहर बलियावी को जान रहे हो, नहीं जानेंगे तो जाहिर सी बात है कि तो इसके लिए कुछ हद तक अगर वो हयात में थे तो मुझे नहीं लगता कि रिसालों में बहुत ज़्यादा उनकी तख्लीकात आती थी। तो भाई तो इस वो हैसियत, हाँ, मेरा ख्याल है इस हैसियत से तो, बल्कि ये हैसियत तो शायद मुजफ्फरपुरी की भी नहीं रही है और रिजवान वास्ती की भी नहीं रही है। हाँ, लेकिन छपने के मामले शायद में मुजफ्फरपुरी की हैसियत उसी थी, नहीं उनकी चीज़ें छपती भी थी। और कम अज़ कम बहुत कम। अगर जौहर बलियावी साहब के बारे में बात होगी तो सिर्फ रिजवान औरंगाबादी ऐसे हैं जो उनको बहुत नज़दीक से देखे हैं। आप देखें, कुछ बातें मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं भी दूर से जानूँ उनको जो है। शायद मुजफ्फरपुरी का जहाँ तक ताल्लुक है 50 लोग उनके थे। वो 50 का जो एक अपना हल्का था, वो अपने घर में जो लोग उर्दू पढ़ रहे हैं उनको वो रागिब कर सकते थे कि नहीं शायद पे आपको काम करना है, तो उनके साथ एक तरह से जो है वो जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ वो मामला नहीं था। इस मामले में उनकी एक इम्तियाजी शान वो मुमताज है इस मामले में, इसमें तो शक नहीं है। तो आपको अभी अगर ये है कि रिजवान वास्ती को भी लोग जिस तरह से शहर में जानते हैं, लेकिन अगर किताबों के हवाले से आप ये करें तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, वहाँ वो पहचान नहीं है, वो शनाख्त नहीं है। चाहे हम लोग जितने बड़े अदीब की हैसियत से उनकी पहचान ये करें जो है, जिसमें सच्चाई है। हाँ सही बात है, बात सही है। लेकिन अगर इस तनाजुर में अगर हम देखें तो मंजर शहाब साहब तो हिंदुस्तान के पैमाने में जाने जाते हैं, ठीक है, उन पर भी नहीं हो रहा। हाँ, उन पर नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी देखिए मौजूदा आज में वो सब तो मरहूमीन हो गए, उनका एक ज़माना था, बल्कि उनको जैसे जमशेदपुर के मुतवस्सलीन में जाने मुतक़द्दमीन चले गए, मुतवस्सलीन चले गए, मुताखिरीन में देखिए अभी अहद में जो साहिब किताब हैं और बहुत हिंदुस्तान के पैमाने पर जाने जाते हैं, उसमें एक अहम नाम अहमद बद्र का है। अच्छा, अहमद बद्र साहब पर न किसी ने पीएचडी किया, न उन्होंने किसी की पीएचडी कराई। नहीं, उन्होंने कई की पीएचडी कराई। भाई वो खुद पीएचडी नहीं थे तो उनके नहीं, तो निगरान की हैसियत से नहीं, हाँ, निगरान की हैसियत से नहीं, वो काम जो उन्होंने किए वो काम आप भी कर सकते हैं और मुमकिन है कि आपने किया होगा, आजकल वही हो रहा है, किया होगा। लेकिन उनकी अहमद बद्र साहब की पीएचडी जो नज़ीर अकबर आबादी पर थी, उसके कुछ हिस्से मैंने देखे हैं जो है आज़ाद नगर 1 नंबर रोड में समझा, नज़ीर अकबर आबादी पर उनकी पीएचडी हो रही थी। उसका कुछ चैप्टर वो मेरी खुशकिस्मती है कि कभी तो उन्होंने जब नहीं मैं 1 किया। नंबर रोड, हाँ, मुकम्मल नहीं हुआ किसी वजह से जो है, वो दोबारा रजिस्ट्रेशन उनको करवाना था और वो रजिस्ट्रेशन का मामला जो है नज़ीर अकबर आबादी पर जी, और वो बदरुन्निजा साहब पर साहब ने जो पीएचडी किया तो वो किस पर? नहीं, ये इसकी जानकारी नहीं। डिप्टी नज़ीर अहमद। अच्छा, वो डिप्टी नज़ीर अहमद जी, याद है। और ये नज़ीर अकबर आबादी, हाँ ठीक है, वो नज़ीर जो, हालांकि दोनों की इमला अलग अलग है, फिर भी कंफ्यूज हो गया। चलिए, तो कोशिश कीजिए इन सब पर तलाश कीजिए, जौहर बलियावी पर, मंदर शाह पर और नए आदमी अहमद बद्र पर जी, कोई पीएचडी लिखने वाला, बिल्कुल पीएचडी मकाले लिखने वाला होगी, वैसे लोग होंगे तो उनको जो है बहरहाल ज़हन में बात डालेंगे कि और उसमें अभी नए आग में देखिए भाई, 2 शायर तो है मेरी नज़र में, अहमद बद्र हैं और बद्र आलम खलीश है, दोनों बद्र हैं, है ना। असलम बद्र का ज़माना थोड़ा पीछे जा रहा है, ये दोनों बद्र हैं, बद्र कामिल है ना, हाँ, बल्कि बद्र स्क्वायर कह लीजिए। इन दोनों को मैं इन लोग की शायरी से बहुत मुतासिर हूँ भाई, और सच्चे मानो ये शायर हैं। एक तो साहिब किताब नहीं है, दूसरे साहिब किताब है, और साहिब किताब है तो कम से कम उन पर कुछ तो काम तो होना चाहिए। नाम नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन जो साहिब किताब नहीं है वो भी साहिब किताब है, ये अलग बात है कि शायरी की किताब नहीं है भाई, उससे वही हाँ, मतलब बद्र आलम खलीश की भी सूफीज पे या फिर इस्लामियात पे जो है 2-3 किताबें। अरे भाई, उसका अदब से क्या लेना? हाँ, अदब से नहीं है, लेकिन साहिब किताब की, साहिब किताब चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की गुफ्तगू बहुत कारआमद रही, आपसे बहुत काम की चीज़ें मालूम हुई। फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर बहुत शुक्रिया, बहुत खासतौर पे आपने इस इंटरव्यू के लिए, ये मेरे लिए बाइज़ फख्र की बात है।